नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर अनुपम आनंद। आप सभी को इस कोरोना के कठिन समय में अपना ध्यान खुद रखना होगा, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य और हमारे परिवार का स्वास्थ्य हमारे अपने हाथ में है। मेरी आप सभी से यही गुजारिश है कि अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो घर में ही रहें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें, और जब घर से बाहर निकलें तो सभी सुरक्षाओं का ध्यान रखते हुए निकलें। सैनिटाइज़र और मास्क का उपयोग ज़रूर करें। डाइजेस्टिव सिस्टम को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर में जो सबसे कॉमन डिसऑर्डर है वो है इन्फ्लामेशन ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। और ये इन्फ्लामेशन जो है इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का, ये बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस की वजह से होता है। अब सिर्फ बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन की वजह से ही नहीं, बल्कि और भी कई ऐसे पैरासाइट्स हैं जो इंटेस्टाइन में रहते हैं और इन्फेक्शंस कॉज कर सकते हैं, जैसे कि टेप वर्म है, राउंड वर्म है, थ्रेड वर्म है और हुक वर्म, पिन वर्म। ऐसे कई सारे पैरासाइट हैं जो कि इंटेस्टाइन में ही रहते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम में डिसऑर्डर्स या इन्फेक्शंस कॉज कर सकते हैं। अब हमें 5 अलग अलग तरह के डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर को डिस्कस करना है, जो हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। सबसे पहला जॉन्डिस है, वोमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन एंड इनडाइजेशन। ये 5 अलग अलग तरह के डिसऑर्डर हमें पढ़ना है। सबसे पहले बात करते हैं जॉन्डिस के बारे में। और जॉन्डिस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जॉन्डिस में लिवर अफेक्टेड हो जाता है, लिवर अफेक्ट होता है। स्किन और आईज येलो हो जाती हैं ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट। हम जानते हैं बाइल का जो सिंथेसिस होता है वो लिवर में होता है। अगर लिवर अफेक्ट हो जा रहा है तो बाइल पिगमेंट की सिंथेसिस भी अफेक्ट हो जाएगी और बाइल पिगमेंट ज़्यादा बनने लग जाएगा। ज़्यादा बनने की वजह से इसका डिपोजिशन अलग अलग जगहों पे होने लग जाएगा, जैसे स्किन और आईज पे। और स्किन और आई पे जब बाइल पिगमेंट का डिपोजिशन होगा तो ये येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब बात करते हैं वोमिटिंग के बारे में। वोमिटिंग क्या होता है? इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट्स थ्रू द माउथ। माउथ के थ्रू स्टमक कंटेंट्स जब इजेक्ट होते हैं, यानी जब माउथ के थ्रू स्टमक के कंटेंट बाहर निकलते हैं, तो उसी को हम वोमिटिंग कहते हैं। वोमिटिंग जो है वो एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है, इसको कंट्रोल करता है वोमिट सेंटर जो कि मेडुला में पाया जाता है। मेडुला ओब्लोंगेटा पूरा नाम होता है और ये हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है। हाइंड ब्रेन के मेडुला पार्ट में वोमिट सेंटर पाया जाता है और यही वोमिट सेंटर वोमिटिंग को कंट्रोल करता है। फीलिंग ऑफ नोजिया प्रीसीड्स वोमिटिंग, यानी वोमिटिंग आने के पहले नोजिया की फीलिंग हमें आती है। अब बात करते हैं डायरिया के बारे में। एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बोवल मूवमेंट एंड इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ फीकल डिस्चार्ज को हम डायरिया कहते हैं। यानी कि डायरिया क्या है? डायरिया एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी डिसऑर्डर है जहाँ पर बोवेल मूवमेंट यानी कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का जो मूवमेंट होता है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, एक्सक्रीशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और साथ ही साथ फीकल डिस्चार्ज में यानी जो फीकल मैटर है उसमें लिक्विडिटी बढ़ जाती है। हम जानते हैं वैसे हमारा फीकल मैटर सॉलिड होता है, लेकिन जब डायरिया की कंडीशन होती है तब फीकल डिस्चार्ज में लिक्विड ज़्यादा बढ़ जाता है। डायरिया में होता क्या है? तो फूड का एब्जॉर्प्शन डायरिया में रिड्यूस हो जाता है, डायरिया में फूड का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन के बारे में। कॉन्स्टिपेशन में होता क्या है? जो फीकल मैटर है वो कोलन के अंदर रिटेन हो जाते हैं क्योंकि बोवल मूवमेंट्स इर्रेगुलर हो जाते हैं। बोवल मूवमेंट्स इर्रेगुलर होने की वजह से, एक्सक्रीशन के इर्रेगुलर हो जाने की वजह से जो फीकल मैटर है वो कोलन में ही आके रिटेन हो जाता है, कोलन में ही स्टोर हो जाता है। इसको हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं।
लास्ट डिसऑर्डर है वो हमारा इनडाइजेशन है। इनडाइजेशन एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं। अब जब फूड का प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाता है तो फीलिंग ऑफ फुलनेस आता है, यानी कि हमें ऐसा लगता है कि हमारा पेट हमेशा भरा भरा सा है, क्योंकि जो भी हम खाना खा रहे हैं उसका प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पा रहा है। जब प्रॉपर डाइजेशन ही नहीं हो पा रहा है तो फूड हमारे स्टमक में काफ़ी लंबे समय तक बना रहेगा, तो हमें हमेशा फुलनेस की फीलिंग आएगी, हमेशा ऐसा लगेगा कि हमारा पेट भरा हुआ है। अब इसका रीज़न क्या है? क्योंकि एंजाइम जो डाइजेस्ट करते हैं हमारे फूड को, यानी जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो इनएडिक्वेट अमाउंट में निकलते हैं। एंजाइटी का होना, फूड पॉइजनिंग का होना, ओवर ईटिंग एंड स्पाइसी फूड का खाना। ओवर ईटिंग यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा जब हम खाना खा लेते हैं तो डाइजेस्टिव एंजाइम की भी एक लिमिट होती है कि वो एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही फूड का डाइजेशन कर पाएगा। जब हम ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं यानी ओवर ईटिंग करते हैं तो जितने एंजाइम निकलती हैं हमारी बॉडी में, यानी जितनी डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेट होती हैं वो कम पड़ने लगती है उतने ज़्यादा फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। इस कंडीशन में डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है और इसी को हम इनडाइजेशन कहते हैं। तो ये कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर हैं। टोटल 5 डिसऑर्डर हैं हमारे एनसीईआरटी में जिन्हें हमें डिस्कस करना है। डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम डिस्कस कर रहे हैं। हम लोगों को 3 अलग अलग तरह के डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में। पहला अस्थमा है, दूसरा एम्फाइसेमा है और तीसरा ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। तो जो पहला डिसऑर्डर है वो है अस्थमा। अस्थमा का मतलब होता है डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, और ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होने की वजह से वीजिंग होगा, यानी कि सांस लेने में आवाज़ आएगी। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ब्रोंकियाई और ब्रोंकियोल्स है, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है। ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स में इन्फ्लामेशन होने की वजह से अस्थमा होता है, जिस अस्थमा में सांस लेने में दिक्कत होती है, जिसकी वजह से सांस लेने के समय में साउंड प्रोड्यूस होता है। सेकंड डिसऑर्डर है एम्फाइसेमा। एम्फाइसेमा एक क्रोनिक डिसऑर्डर है। एम्फाइसेमा एक क्रोनिक डिसऑर्डर है जहां पर एल्विलाई के वॉल्स डैमेज हो जाते हैं। एल्विलाई के वॉल्स डैमेज हो जाने की वजह से रेस्पिरेटरी सरफेस रिड्यूस हो जाता है। और एम्फाइसेमा का जो मोस्ट कॉमन रीज़न है वो है सिगरेट स्मोकिंग, यानी कि जो स्मोकर्स होते हैं, जो सिगरेट स्मोक करते हैं, उनमें एम्फाइसेमा होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। जो थर्ड डिसऑर्डर हमें डिस्कस करना है वो है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। कई ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, स्पेशली ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पर ग्राइंडिंग का काम होता है या स्टोन ब्रेकिंग यानी पत्थर तोड़ने का काम होता है। ऐसी इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा डस्ट का प्रोडक्शन होता है और इतनी ज़्यादा डस्ट से हमारे बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज़्म है वो भी कोप नहीं कर पाता है, यानी वो भी बचाव हमारी बॉडी का नहीं कर पाता है। और अगर लंबे समय तक ऐसे इंडस्ट्रीज़ में कोई काम करे या इतने ज़्यादा डस्ट से एक्सपोज होता रहे तो इन्फ्लामेशन हो जाएगा, और काफ़ी लंबे समय तक अगर इन्फ्लामेशन होता रहा तो फाइब्रोसिस की कंडीशन आ जाती है। फाइब्रोसिस का मतलब होता है प्रोलिफरेशन ऑफ द फाइब्रस टिश्यूज़, जिसकी वजह से सीरियस लंग डैमेज होने के चांस होते हैं। इसीलिए जो लोग इन इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं उनको प्रोटेक्टिव मास्क दिया जाता है खुद को बचाने के लिए। तो ये है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर।